नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के लिए नई उड़ान शुरू हो गई। नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से कई उड़ान भरने लीडी झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे से एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो चुकी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में सिकुड़ती जा रही बहुजन समाज पार्टी ने हाल के वर्षों में अपने कई प्रमुख नेताओं को खो दिया। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर लिया। उन्होंने मुर्मू पर कई आरोप लगाए। उदित राज की इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उदित राज ने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है वह चिंताजनक है। कांग्रेस के पहले नेता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके पहले भी कई नेता ऐसा कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उदित राज को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा। दरअसल उदित राज ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति कहती है कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। इसी ट्वीट में उदित राज ने एक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा कि ऐसा राष्ट्रपति किसी देश को क्यों न मिले। उदित राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और वह वोट मांगा आदिवासी के नाम से। राष्ट्रपति बनने के क्या आदिवासी नहीं रही है? देश की राष्ट्रपति है तो आदिवासी की प्रतिनिधि भी है। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया। वहीं उदित राज ने इस बयान के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची महिला के खिलाफ यह एक आपत्तिजनक बयान है। अपने अपमानजनक बयान के लिए उदित राज माफी मांगनी चाहिए। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और भाजपा नेता संदीप पात्रा ने उदित राज पर पलटवार करते हुए उन शब्दों को राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वो आपत्तिजनक है और चिंताजनक है। ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस ने इसके पहले भी कई नेताओं ने शब्द का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। इसके पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी यही किया था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केवल ट्वीट करने से यह व्यक्तिगत बयान नहीं चलेगा। कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि वे उदित राज पर कार्यवाही करे या नहीं। आदिवासी विरोधी बयान के लिए भी ये चिंताजनक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है। मुर्मू जी पर अजय कुमार अधीर रंजन के बाद यह तीसरी आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेता की ओर से आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को एक साल का समय बचा है। इसके पहले प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरों ने सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल लोक का अर्पण करेंगे और पीएम के दौरे के ठीक 5 दिन बाद 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी प्रदेश जाने वाले हैं। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश पहुंचेगी। बड़े नेताओं के दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 800 करोड़ के बजट से 2 चरणों में महाकाल मंदिर में विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है और लोकार्पण कार्यक्रम की उज्जैन में
तेजी से चल रही है। इस कार्यक्रम के 5 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह ग्वालियर में उड्डयन मंत्रालय के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहाँ पर शाह ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार कार्यक्रम का शुभारंभ भी करवाएंगे। इसी दिन अमित शाह मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी विषयों की शुरुआत करवाएंगे। 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस हिंदी में तैयार हो चुका है। शाह पहले भोपाल आएंगे या ग्वालियर, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। प्रदेश में 2023 को लेकर संगठन के बड़े पदाधिकारियों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। हाल ही में रातापानी में बीजेपी मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में 2023 चुनाव की रणनीति को लेकर अहम निर्णय किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के लिए मंगलवार से नई उड़ान शुरू हो चुकी है। विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से इन उड़ानों को हरी झंडी दिखाई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जरिए ये कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। चौहान ने तीनों शहरों को नवीन उड़ान के लिए बधाई दी। वहीं रीवा और उज्जैन की हवाई पट्टी के विस्तार की भी बात रखी। मध्य प्रदेश के 3 शहरों के लिए नई उड़ान शुरू हो चुकी है। एलायंस एयर की यह उड़ानें जबलपुर और इंदौर ग्वालियर इंदौर को जोड़ती है। इसका उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे। जबलपुर के भाजपा सांसद ने भी नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री वीके सिंह का धन्यवाद किया। चौहान ने कहा कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की हमने योजना बनाई है, जिस पर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। रीवा और उज्जैन की हवाई पट्टी के विस्तार की भी योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज मैं तीनों शहरों की जनता को नवीन उड़ान के लिए बधाई देता हूं। हम एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए हमने योजना बनाई है, जिस पर जल्दी निर्णय होगा। रीवा की हवाई पट्टी और उज्जैन की हवाई पट्टी को भी, दोनों को विस्तार करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज तो मैं इन तीनों शहरों की जनता को बधाई देता हूं। आज दुर्गा नवमी है। इस बार मां की आराधना में पूरे देश को लगे हुए हमने देखा। कोविड के बाद एक अलग आनंद और उत्साह की लहर थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो चुकी है। परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश में चुनाव की बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की कवायद पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के प्रकाशन का काम पूरा किए जाने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाएंगे और आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि यहां शासन करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जम्मू कश्मीर विधानसभा के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की प्रथम स्तरीय जांच पूरी हो चुकी है। घाटी के सभी 10 जिलों के उपायुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का एक दल वर्कशॉप में भाग लेगा। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी जारी है। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नवंबर 2018 के बाद विधानसभा नहीं है। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी थी। आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में,
कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में लाने का काम किया है। जनसभा में शामिल लोगों का कहना है कि अमित शाह ने जो राजौरी में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की, उससे घाटी में भी इन समुदायों की उम्मीदें और बढ़ चुकी है। इस घोषणा पर सरकार जल्द अमली जामा पहनाए। कुपवाड़ा जिले के एलओसी से सटे तंगधार करनार क्षेत्र के आए तौफीक अहमद ने बताया कि गृह मंत्री से उन्हें कई उम्मीदें हैं। जो ऐलान उन्होंने राजौरी में किया है उसे अब पूरा होता देखना चाहते हैं। इसी घोषणा के चलते बारामूला में बड़ी संख्या में पहाड़ी लोग यहां आए थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो घोषणा इसको लेकर की है वो वहां से बहुत ज्यादा खुश है। तौफीक ने कहा कि हमने ऐसा नजारा इसके पहले कभी नहीं देखा जैसा इस रैली में देखने को मिला। हमारे बाप दादा और परदादा सब यहाँ की परिवारवाद वाली राजनीति में पिस चुके हैं। आज हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें अपना जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार उन्हें सड़क संपर्क से जोड़ेगी, एसटी का दर्जा दे और हमारे इलाके को जोड़ने के लिए साधन टनल मिलेगी, ताकि जो मार्ग सदियों में बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में एलओसी से सटे एक गांव से रैली में पहुंचे मोहम्मद सदीक ने कहा, हमें काफी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 2 सदनों में सिलुकती जा रही है बहुजन समाज पार्टी और हाल के वर्षों में अपने कई प्रमुख नेताओं को उन्हें खो दिया है, जिन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी है या पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा उनके कथित विरोध के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इनमें से कई नेता अपनी नई पार्टियों में उल्लेखनीय स्थान हासिल करने में सफल रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये नेता शामिल होकर अब मायावती के खिलाफ ही उनका हथियार बन चुके हैं। कांग्रेस के दलित नेता ब्रुजलाल खाबरी ने बनाया है कांग्रेस ने अध्यक्ष और पिछले सप्ताह ही दलित नेता ब्रुजलाल खबरी को यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। एक वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व सांसद खबरी की कम उम्र में ही बसपा में शामिल हो चुके थे और उन्होंने 1999 में बसपा के टिकट पर जालौन संसदीय सीट जीती थी। बाद में बसपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया था। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी कार्य किया है और अक्टूबर 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ दी थी और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। बसपा के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी क्षेत्रीय प्रमुखों में से एक रूप में नामित किया गया है। सिद्दीकी को कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी का प्रभारी नियुक्त किया है। वह कभी मायावती के विश्वास पात्र और बसपा के सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे थे। 2012 से लेकर 17 के दौरान मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार में एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री भी वो रह चुके हैं। इसी साल में के अंत में होने वाली गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई में भी अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नए चीफ भूपेंद्र चौधरी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन करने में जुट चुके हैं। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और।
जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम से उड़ाने की और अंबानी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाले को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। महागठबंधन में छोटे सहयोगी की मांग हुई है। समन्वय समिति बनाने की डिमांड और कृषि मंत्री के इस्तीफे के बाद ये मांग उठी। 28 ग्रामों के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। आपूर्ति सुनिश्चित करने के हेतु उपलब्ध रहेगी, विद्युत सेवाओं में बढ़ोतरी होगी और नए कनेक्शन प्रदान करने का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितता की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कहा कि अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। कि प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने लोगों से वादा किया है और वह इसे बदलने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उनके बीच पिछली बैठक में नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने और राज्य में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दिया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं सीएम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, भले ही वह मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दे, मेरे लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दे। मैंने कहा ही नहीं मैं साथ नहीं आने वाला और मैंने जनता से वादा करा है कि इस वादा को बदलूंगा नहीं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को मतदान की घोषणा हो चुकी है। उपचुनाव के मद्देनजर दोनों सीटें हॉट मानी जा रही है। वहीं सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो चुकी है। क्या नीतीश और तेजस्वी को जोड़ी हिट लगेगी या भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी? एक नजर दोनों विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण पर डालते हैं। इसके साथ ही सियासी गलियारों में ये चर्चा भी होने लगेगी। 2051 में मोकामा विधानसभा से सीट घोषित हुई थी और उसके बाद वहां बाहुबली नेताओं का कब्जा होता था। इस विधानसभा से पार्टी कोई भी हो, लेकिन भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज करता आ रहा है। मोकामा विधानसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले साथ ही भूमिहार समुदाय का ही वर्चस्व रहा है। यही वजह है कि विधानसभा सीट भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज कराता है। लेकिन 2090 से लेकर 2020 तक इस विधानसभा सीट से दिलीप सिंह विधायक रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव की कैबिनेट में दिलीप सिंह मंत्री भी रह चुके हैं। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम उड़ाने और अंबानी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाले को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने दरभंगा से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उसे मुंबई लाया जा रहा है।
रिलायंस के प्रवक्ता ने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के कॉल सेंटर को बुधवार के दोपहर को और शाम को 2 बार फोन आए थे। आरोपी ने अस्पताल को बम से उड़ाने की और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश व अनंत अंबानी को हत्या करने की धमकी लैंडलाइन पर फोन नंबर पर मिली थी। यह धमकी भरा फोन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर आया हुआ था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरा फोन दोपहर में आया था और धमकी देने वाले व्यक्ति ने अंबानी परिवार के नाम पर भी धमकी दी थी। अधिकारियों के मुताबिक डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया और आगे की जांच की जा रही थी। और इसी साल अगस्त में भी एक बार फिर फोन आया था और उद्योगपति को धमकी मिली थी। मुंबई एयरपोर्ट पर केरल के यात्री के पास से 80 करोड़ मूल्य की 16 किलो हेरोइन जब्त की गई है। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने कार्यवाही भी की है। डीआरआई के एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर इस यात्री को तलाशी के लिए रोका गया था। जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ मिले थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपी मादक पदार्थ को एक ट्रॉली बैग में लेकर अंदर छिपा कर लाया था। मामले में केरल निवासी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बिहार सरकार में आरजेडी कोटे के मुख्यमंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफा देने के बाद महागठबंधन में शामिल छोटे घटक दलों ने जल्द समन्वय समिति गठित करने की मांग की है। बिहार महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने यह मांग रखी है। सरकार को सही और शांत तरीके से चलाने के लिए तुरंत प्रभाव से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। दरअसल हाल ही में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी मांग फिर दोहराई है। सीपीआई के विधायक महबूब आलम ने बताया कि आरजेडी कोटे के मंत्री सुधाकर सिंह से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हाल ही में ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि सरकार को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। नीतीश कैबिनेट में शामिल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर सरकार के कृषि रोड मैप पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर महबूबा आलम ने कहा था कि नीतीश सरकार का हिस्सा थे और इसलिए उन्हें कामकाज पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। इस तरह के कृत्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग की थी और सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कहा गया था। बिहार की 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे। 6 नवंबर को मतगणना होगी और इसके बाद दोनों सीट के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी हो सकती है। ऐसे में गोपालगंज सीट की बात करें तो यहां बीजेपी के लिए शाख का सवाल खड़ा है। आरजेडी के लिए भी उतनी ही अहम बैठक है। तेजस्वी यादव ने जब पिछला दौरा किया था तब उन्होंने कई हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा की थी, तो यहां कहा जा रहा था कि इस बार यहां से आरजेडी अपना उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। बता दें कि गोपालगंज सीट मंत्री सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई है, जिसके बाद अब इस पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी से उनके प्रत्याशी की उनकी पत्नी को टिकट देना चाहती है और यह भी कह रही है कि उनकी पत्नी पहले भी चुनाव मैदान में उतर चुकी है और आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वो लोगों के घर जाकर उनके मुलाकात कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि सहानुभूति का वोट उनके पाले में जा सकता है। प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने
रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत समोदा नगर पंचायत में विद्युत वितरण केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समोदा की दूरी आरंग से लगभग 20 किलोमीटर है। समोदा तथा आसपास के ग्रामों के उपभोक्ताओं को विद्युत समस्या निराकरण हेतु आरंग और मानसोद जाना पड़ता था, जो कि उनके लिए असुविधाजनक होता था। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष आरंग श्री रिखेश देवगान और कोमल साहू और सहित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि और बाकी जनता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे थे। अब समोदा में नया वितरण के केंद्र के सृजन होने के आसपास के 28 गांवों के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। वितरण केंद्र में आरंग शहर, आरंग ग्रामीण और बानसौज वितरण केंद्र के कुल 28 ग्राम शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ कर लिया है और इसके साथ ही बलविंदर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से यह खेल का कार्यक्रम हो चुका है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों को शामिल करने के बाद यह प्रतियोगिता गांव से लेकर राज्य स्तर तक 6 स्तरों पर पूरे राज्य में खेली जाएगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के तवज्जो देने और लोगों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए शुक्रिया अदा किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितता की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी बीएसईएस डिस्कॉम को सब्सिडी का पैसा देने के मामले में मुख्य सचिव को जांच करने को कहा है। एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट 7 दिन में सौंपने को कहा है। एलजी कार्यकाल में सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों और न्यायविदों के सहित शिकायतकर्ताओं ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान के गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद अब एलजी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार या फिर बीएसईएस डिस्कॉम की तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ओके दोस्तों, सबसे पहले आज महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं। और पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को समस्या है कि हर बड़े त्योहार पे ये कोई ऐसा संकट खड़ा करते हैं कि आपको और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछली बार जन्माष्टमी इन्होंने खराब की, आज जो है नवमी खराब की, बीच में भी कई त्योहारों पे इस तरीके से ये कर रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान का दौर नया नहीं है। शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियों एक दूसरे को निशाना बना चुकी है। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपों की जांच करने को कहा है, जिनके मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों को सब्सिडी राशि भुगतान में अनियमितता बरती गई है। एलजी ने 7 दिनों के भीतर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़े त्योहार पर बीजेपी वाले बड़ा संकट खड़ा कर लेते हैं। हर त्योहार लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद देखेंगे संक्षिप्त में खबरें। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा?
समझ गया सर? हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ऋषभ पाठक बलिया पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदल सूरजदेव अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी प्रदेश पाठक के साथ यहाँ मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट में कहा, आज जनपद बलिया के रस्ता में बाबा रामदल सूरजदेव अस्पताल का एंड रिसर्च सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। निश्चित रूप से क्षेत्रीय जनमानस को इलाज हेतु सुलभता होगी और अस्पताल की व्यवस्थाओं का लाभ भी प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां निकाय के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर संगठन में भी बदलाव की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक नवंबर तक अपने पदाधिकारियों के बड़े फेरबदल के लिए जा सकती है। सूत्रों का दावा है कि नवनियुक्त यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह की टीम में मौजूदा टीम से केवल 50% चेहरे बचे रह सकते हैं, बाकी में बदलाव होना निश्चित है। यदि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष के स्तर पर परिवर्तन होते हैं तो यूपी भाजपा की टीम में भी कुछ समय बाद ही बदलाव किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय भाजपा के संबंध में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब तक यह निश्चित है कि यूपी भाजपा जल्द ही 2 पदों पर बदलाव करेगी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की जगह एक महासचिव और ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष के नाम भी शामिल है। नए ओबीसी मोर्चा प्रमुख में तलाश जारी हुई है। वहीं राठौर की नई जगह महासचिव कौन होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के दोनों सदनों में सिकुड़ती जा रही बहुजन समाज पार्टी ने हाल के वर्षों में अपने कई प्रमुख नेताओं को खो दिया है, जिन्होंने या तो पार्टी छोड़ दी है या फिर सुप्रीमो मायावती द्वारा उनके कथित विरोधी के लिए निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इनमें से कई नेता अपनी नई पार्टियों में उल्लेखनीय स्थान पर हासिल करने में सफल रहे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये नेता शामिल होकर अब मायावती के खिलाफ ही उनका हथियार बने हुए हैं। कांग्रेस ने दलित नेता बृजलाल खबरी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही दलित नेता बृजलाल खबरी को यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। एक वरिष्ठ दलित नेता और पूर्व सांसद 61 वर्षीय खबरी कम उम्र में बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने 1999 में बसपा के टिकट पर सलौन संसदीय सीट जीती। बाद में बसपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया। बसपा के पूर्व नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी यूपीसीसी पे क्षेत्रीय प्रमुखों में से एक के रूप में नामित किया गया है। सिद्दीकी को कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी का प्रभारी नियुक्त किया है। वह कभी मायावती के विश्वास पात्र और बसपा के सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे थे। वह 2012 से 17 के दौरान मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सरकार में एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई ने भी अपनी तैयारियों को आखिरी जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के नए चीफ भूपेंद्र चौधरी ने गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ मंथन करने में जुट गए हैं। तो बीजेपी के सूत्रों की माने तो संगठन में गुजरात की अहमियत को समझते हुए वह प्रचार के लिए एक बड़ा प्लान भी तैयार कर रहे हैं। गुजरात में यूपी बीजेपी द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक गतिरोध का महत्व भगवा पार्टी का सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अपने वरिष्ठ नेताओं को वहां एक उच्च पिच अभियान शुरू करने की योजना के बीच महत्व है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गुजरात के लिए चुनाव अधिसूचना की घोषणा के बाद यूपी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रचार कार्यक्रम को चाकचौबंद कर दिया जाएगा। गुजरात चुनाव में कई विपद आएगी बीजेपी की मुश्किल। गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। पंजाब में मिली बड़ी कामयाबी के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में लगातार सक्रिय है। वहीं बीजेपी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा कर लोगों को भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनावी रणनीतिकार से बड़ा नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि वह भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अब नीतीश कुमार के लिए काम नहीं करूंगा, भले ही नीतीश कुमार मेरे लिए सीएम की कुर्सी ही क्यों न खाली कर दे। प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने लोगों से वादा किया है और वह इसे बदलने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने नीतीश कुमार से स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, भले ही वह मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दे या फिर मेरे लिए सीएम की कुर्सी ही क्यों न खाली कर दे। मैंने कहा कि मैं साथ नहीं आने वाला हूं, मैंने जनता से वादा किया है और इसे बदला नहीं जा सकता। बिहार में 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को मतदान की घोषणा हो गई। उपचुनाव के मद्देनजर दोनों सीटें हाथ मानी जा रही है। वहीं सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो चुकी है, क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी हिट होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। एक नजर दोनों विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण पर डालते हैं और इसके साथ ही सियासी गलियारों में भी देखनी चाहिए। 1951 में मोकामा विधानसभा सीट घोषित हुई। इसके बाद से वहां बाहुबली नेताओं का कब्जा रहा है। एक विधानसभा पार्टी से कोई भी हो, लेकिन भूमिहार प्रत्याशी जीत दर्ज कराता रहा है। मोकामा विधानसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में होने के साथ ही यहाँ भूमिहार समुदाय का ही वर्चस्व रहा है। यही वजह है कि विधानसभा सीट भूमिहार प्रत्याशी ही जीत दर्ज कराता रहा है। 1990 से 2000 तक इस विधानसभा सीट से दलित से विधायक रहे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में उपहार दिए जाने के ऐलान से भविष्य में अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अर्थव्यवस्था के घातक साबित हो सकती है। रिपोर्ट में सुझाव भी दिया गया है कि देश की शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति ऐसे खर्चों को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या राज्य के कर संग्रह के 1% तक सीमित कर ले। राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले उपहारों को लेकर जारी बहस के बीच भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार समूह सौम्यकांति घोष द्वारा दी गई इस रिपोर्ट में 3 राज्यों का उदाहरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अगर पेंशन देनदारी को देखा जाए तो काफी ऊंचा है। झारखंड के मामले में 217%, राजस्थान में 190 और छत्तीसगढ़ में 207% है, जो राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कर राजस्व से अनुपात में पेंशन देनदारी 450%, गुजरात के मामले में 138 और पंजाब में 242% हो जाएगी। यूपीआई के जरिए सितंबर में 11 लाख करोड़ रुपए मूल्य के भुगतान किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में इस मंच के जरिए कुल 7 से 68 करोड़ की लेन देन दिया गया, जिनका सम्मिलित मूल्य 11 लाख करोड़ रुपए रहा। यहाँ अगस्त की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। अगस्त में यूपीआई के माध्यम से कुल 657.9 करोड़ लेन देन किए गए, जिनका मूल्य 10.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान का मूल्य मई 2022 में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा था। सितंबर 2022 में यह लेन देन पहली बार 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। एक दूसरे से बैंक में लेन देन के लिए त्वरित भुगतान प्रणाली के तौर पर यूपीआई की शुरुआत 2010 में हो गई थी। स्मार्टफोन के जरिए यूपीआई से पैसे का लेन देन बहुत आसानी से किया जा सकता है। एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च माह हर सुविधाजनक प्रणाली का इस्तेमाल बढ़ा है। जून 2022 में 10,14,300 करोड़ रुपए का मूल्य का लेन देन यूपीआई के जरिए किया गया था। यह आंकड़ा जुलाई में बढ़कर 10,62,740 करोड़ हो गया और अगस्त में यह आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए रहा था। स्पाइस मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में त्योहारी गतिविधियां तेज रहने से यूपीआई लेन देन की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार में आज रिकोटे मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद महागठबंधन में शामिल हुए छोटे घटक दलों ने जल्द समन्वय समिति गठित करने की मांग की है। बिहार महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने बुधवार को मांग रखी।
सरकार को सही और शांत तरीके से चलाने के लिए तुरंत प्रभाव से एक को ऑडिशन कमेटी बनानी चाहिए। दरअसल हाल ही में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह इस्तीफा दिया और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले ने अपनी मांग फिर से दोहराई है। सीपीआई के विधायक महबूब आलम ने बताया कि आरजेडी कोटे के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हाल ही में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि सरकार को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। नीतीश कैबिनेट में शामिल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर सरकार के कृषि रोडमैप पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर महबूब आलम ने कहा कि वह नीतीश सरकार का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें कामकाज पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। इस तरह के कृत्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए बिहार में महागठबंधन सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग की थी। बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं 6 नवंबर को मतगणना होगी। इसके बाद दोनों सीटों के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकित पत्र दाखिल किया जाएगा और 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी हो सकती है। ऐसे में गोपालगंज सीट की बात करें तो यहाँ जहाँ बीजेपी के लिए 7 का सवाल तो आरजेडी के लिए उतनी अहम है। तेजस्वी यादव ने जब पिछला दौरा किया था, उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए की योजना घोषणा की। यहाँ कहा जा रहा था इसके बारे में यहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। बता दें कि गोपालगंज सीट मंत्री सुधाकर सिंह ने निधन से खाली हुई है, जिसके बाद अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं बीजेपी उनकी पत्नी का टिकट देना चाहती है। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी पहले से ही चुनावी मैदान में उतर चुकी है, आशीर्वाद यात्रा कर रही है। वे लोगों के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि सहानुभूति की मतभेद उनके पाले में हो सकता है। अधिरंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक पर टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुर्मू पर कई आरोप लगाए हैं। उदित राज की इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता सांबित पात्र ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उदित राज ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वह चिंताजनक है। कांग्रेस के पहले नेता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी कई नेता कर चुके हैं। उदित राज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाए वो वोट मांगा आदिवासी के नाम से। राष्ट्रपति बनने से क्या आदिवासी नहीं है? देश के राष्ट्रपति है तो आदिवासी के प्रतिनिधि भी। रोना आता है जब SC/ST के नाम से पद पर जाते हैं फिर चुप। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया है। वहीं उदित राज के इस बयान के बाद भाजपा नेता सांबित पात्र ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च शक्ति और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे महिला के खिलाफ यह एक तरफ का बेहद आपत्तिजनक बयान है। अपने अपमानजनक बयान के लिए उदित राज माफी मांगे, उन्हें नोटिस भी भेजा जा रहा है। भाजपा नेता संबित पात्र ने उदित राज पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस प्रकार का शब्द उन्होंने राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया है वह चिंताजनक है। ये कोई पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं किया है। इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने भी किया है, वो भी हमने सुना है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केवल ट्वीट करने से यह व्यक्तिगत बयान नहीं चलेगा। कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि वे उदित राज पर कार्रवाई करेंगे या नहीं। उनके आदिवासी विरोधी बयान के लिए मुर्मू जी पर अयोध्या कुमार और अधीर रंजन के बयान के बाद यह तीसरी आपत्तिजनक टिप्पणी है। यह संजोग नहीं है, यह कांग्रेस की मानसिकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को 1 साल का समय बचा है। इससे पहले प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे ने सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। पीएम के दौरे से ठीक 5 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी प्रदेश आने वाले हैं।
इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश पहुंचेगी। बड़े नेताओं के दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में भी श्री महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस 800 करोड़ के बजट से 2 चरणों में महाकाल मध्य में विकास कार्य किए जा रहे हैं। मेघालय में गठबंधन जारी रखेगी भाजपा। एमपीपी के साथ गठबंधन जारी रहेगी और पार्टी निर्धारित कार्यकाल को पूरा करेगी। ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार और उनके भाई को ईडी ने समन्स दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद जयपुर के दौरे पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयपुर के पावन धाम पंचमठ और आचार्य सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टर आप सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों में उनका संरक्षण किया गया। मान ने आगे कहा कि इन पार्टियों और उनके नेताओं ने युवाओं को बंदूकें सौंपकर उन्हें अपने निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। कौन बनेगा पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख? जनरल बाजवा के बाद कौन बनेगा सेना प्रमुख और संविधान का नियम और दावेदारी की फिर शिफ्ट शुरू हो चुकी है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में मध्य प्रदेश में दाखिल होगी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर में प्रदेश का दौरा करेंगे। इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और राज्य सरकार इन्वेस्टर मीट के जरिए चुनावी माहौल तैयार कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने में अंत में आने की उम्मीद है और कांग्रेस नेता की माने तो प्रियंका गांधी उज्जैन में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 24-25 नवंबर को प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश से 5 उप यात्राएं जुड़ने वाली है। इन उप यात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता को दी गई है। खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगर, मालवा में ये सभी उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ पाएगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश में देश को चीतों की सौगात दी थी और अब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ धाम के नवीनीकरण के बाद अब प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल परिसर को भव्य स्वरूप दे दिया गया है। पीएम के इस कार्यक्रम के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और कैन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी पीएम मध्य प्रदेश में बुलाने की तैयारी तेज हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ 1.25 माह के अंतराल के बाद गृह मंत्री का मध्य प्रदेश का दौरा भी तय हो चुका है। इसके पहले 21 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी भोपाल पहुंचकर 4 राज्यों की मुख्यमंत्रियों के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के दिग्गज नेताओं से प्रदेश को लेकर फीडबैक लिया। इस बीच 16 अक्टूबर को एक बार फिर ग्वालियर आ सकते हैं और यहाँ कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसके चलते संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने प्रवास तेज कर लिया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की रतलाम, उज्जैन और भोपाल की यात्राएं अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी मेघालय में एमपीपी के साथ गठबंधन जारी रखेगी। भाजपा के नेता सनबोर सुल्लई ने यह बात कही।
और ये पहली टिप्पणी आई है इसके करीब 1 महीने पहले भाजपा के मेघालय के प्रभारी चुबा एव ने कहा था कि कोनराड संगमा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राज्य में एनपीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को समर्थन जारी रख पाएगा और इस पर पार्टी जल्द ही फैसला करेगी। इस बीच शुल्ले ने समाचार एजेंसी से बात की और भाजपा गठबंधन के पीछे नहीं हटेगी और गठबंधन में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करेगी। राज्य के मंत्री ने कहा कि इस समय सरकार से समर्थन वापस लेने से भाजपा समर्थकों के बीच गलत धारणाएं पैदा हो सकती है और पार्टी के मेघालय अध्यक्ष अर्नेस्ट बावरी ने समर्थन दिया है। उन्होंने दावा किया कि चुबा एवो ने अन्य राज्य के नेताओं से परामर्श किए बिना टिप्पणी की है। चार अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य दिलीप कुमार जायसवाल को सिक्किम का प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी है और बयान में कहा गया है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को सिक्किम के प्रदेश भाजपा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जायसवाल बिहार के सीमांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने लगातार तीसरी बार विधान परिषद चुनाव में जीत दर्ज की थी। ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिवकुमार और उनके भाई को ईडी ने समन्स जारी कर दिया है। डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश सांसद है। दोनों भाइयों को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आर्थिक योगदान के लिए प्रवर्तन निर्देशालय की तरफ से यह समन्स जारी हुआ था। शिवकुमार और उनके भाई सुरेश को ईडी द्वारा तलब किए जाने पर राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि मैंने ईडी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था, जिसके अस्वीकार कर लिया गया है और मैं अपने नेताओं के साथ चर्चा करूंगा और उसके बाद फोन पे बात करूंगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी अपनी मां के कंधे पर हाथ रखे नजर आते थे तो कभी मां के जूतों के फीते खुलने के बाद उन्हें बांध रहे थे। सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधने वाली वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। लोग राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं। शशि थरूर ने भी इस फोटो को शेयर किया। उन्होंने लिखा, मां तो मां होती है, उनका कोई तोड़ नहीं है। सोनिया गांधी कर्नाटक में मांड्या में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पदयात्रा में शामिल हुई है। सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के पांडवपुरा में पहुंच चुकी है। थरूर बोले हैं कि मां का कोई तोड़ नहीं है और मां सांस भी लेती है तो उनके लिए भी दुआई होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद जयपुर दौरे पर थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयपुर के पवन धाम पंचपीठ विराटनगर में आचार्य सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पहले उन्होंने आचार्य धर्मेंद्र की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री पंचकुंड पीठ विराटनगर में पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज के 19 सितंबर के देवलोक गमन के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी की। उन्होंने जयपुर में सबसे पहले आचार्य धर्मेंद्र की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद स्वामी धर्मेंद्र महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी धर्मेंद्र के पुत्र सोमेंद्र शर्मा उनकी गद्दी पर विराजमान होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आश्रम में आचार्य सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में देश भर के संत और मठाधीश शामिल थे। सीएम योगी आदित्यनाथ विराटनगर में पावनदान में पंचखंड पीठ में चादरपोशी व संत समागम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद भंडारे में शामिल हुए थे।
और इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो चुके थे। इसके पहले सीएम आदित्यनाथ गोरखपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए और जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था। इसके बाद वहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए विराटनगर पहुंचे थे। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 अक्टूबर को जीबीयू में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी करीब 20 देशों के प्रतिनिधि और राजदूत के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जीबीयू प्रशासन के साथ जिला प्रशासन भी कार्यक्रम में सफल बनाने की तैयारी में जुट चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली विदेश यात्रा में बौद्ध धर्म के अनुयायी म्यांमार में उनके साथ मुलाकात की थी और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और राजदूत अपनी राय रखेंगे। गौरतलब है कि भगवान बुद्ध के नाम पर देश का इकलौता विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर जिले में है। प्रदेश के साथ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बौद्ध स्टडीज की पढ़ाई की जाती है, लेकिन विदेशी छात्रों का सर्वाधिक रुझान गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को लेकर है। वर्तमान में 15 देशों के छात्र बौद्ध स्टडीज के लिए प्रतिवर्ष गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में रुख रखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गैंगस्टर आप सरकार के 6 महीने में पैदा नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस और अकाली दल की सरकारों ने उनका संरक्षण किया। मान ने आगे कहा कि इन पार्टियों को और नेताओं के बंदूकें सौंपकर उन्होंने अपनी निहित स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया था। गैंगस्टर दीपक टीनू के पुलिस हिरासत से भागने को लेकर विपक्ष के नेताओं पर आए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारी सरकार में गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई है। मूसेवाला हत्याकांड और मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें 4 शार्प शूटर समेत 28 को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीनू के सवाल पर मान ने कहा कि सरकार ने सिद्धू मूसेवाल की हत्या के आरोपियों के एक टीनू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जो रविवार को पुलिस हिरासत में भाग चुका था। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी प्रीतपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर लिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्होंने 7 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया था। और मान ने कहा कि गैंगस्टर को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया और जल्द ही वह सलाखों के पीछे होगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप देखते रहिए। नमस्कार।